किसान के जत्थे ने पंजाब बॉर्डर किया पार, हरियाणा से दिल्ली तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा धारा 144 लागू। किसानों के प्रदर्शन में सीजीआई चंद्रचूड़ की एंट्री, आंदोलन के चलते ट्रैफिक जाम पर दिए सख्त आदेश। पीएम के गढ़ में राहुल का साथ देंगी प्रियंका, बनारस से कांग्रेस बनाएगी लोकसभा चुनाव का माहौल। आरजेडी नेता तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट के से राहत, मानहानि केस को किया खारिज, गुजरातियों पर की थी टिप्पणी। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ। आज किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। देर रात तक केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच बैठक चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। इसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया, दिल्ली कूच होकर रहेगा। जिसके बाद गाजीपुर, सिंधु, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी साफ कर दिया है, किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी पंजाब के किसान दिल्ली में प्रदर्शन के लिए राजपुरा बाईपास से निकल चुके हैं। पंजाब पुलिस ने उन्हें हरियाणा के अंबाला से दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दे दी है। वहीं दिल्ली में भारी भरकम अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। 5000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों के जवान दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर 50 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात हैं। हरियाणा के हर गांव के पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने। हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं। हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे। आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे। आपका घर भाई नौकरी कर रहा, उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। वहीं किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, उन्होंने किसान संगठनों को बताया है जो मुमकिन होगा वे करेंगे। कुछ मुद्दों पर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी क्योंकि राज्य सरकार के साथ मिलकर चर्चा करनी पड़ेगी, जिसके बाद वे सुनिश्चित करने के में लगे हैं कि रास्ता क्या क्या होगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वे हमेशा बातचीत कर समाधान निकालने को तैयार है। अब देखिए, इस समय मैं वो कुछ भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान के हितों की चिंता
हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रंग से अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया। देखिए, इस समय किसान संगठन ने दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान दिल्ली ना आए। यह मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है। किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था तो उन्होंने किसान संगठनों से कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से किसान दोबारा प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो ना आए दिल्ली। तो उसी समय राहुल जी किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को, जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को। वो वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वादा था? एक पहला वादा ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए। एमएसपी होगा, खेती की लागत जो होती है विस्तृत रूप से, उस पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी लगाया जाएगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया है, पर स्वामीनाथन फॉर्मूला का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफी किया गया, कर्जा माफी किया गया है बैंकों का जो ऋण लिया था। पर जो यूपीए सरकार ने की थी 2008 में 72,000 करोड़ ऋण माफी, कर्जा माफी किसानों का, किसान मांग रहे हैं कि एक और बार कीजिए। 14 लाख करोड़ पूंजीपति को हो गया है, पर किसानों का कोई एक चूम ही नहीं हुआ है। तो वो दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है, 700 लोग, 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए थे जब किसान संगठन आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। आपको याद होगा, ये काले कृषि कानून के खिलाफ। उनको तो कुछ, उनके परिवारों को तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ राहत तो मिलना चाहिए। तो इस पर राहुल जी जरूर बात करेंगे, क्योंकि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ग्लोबल होता जा रहा है और कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इसका और विस्तार हो गया है और इसके तहत मॉरिशस और श्रीलंका में भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों देशों में सर्विस को लॉन्च किया। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी उपस्थित रहे। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज नया दायित्व निभा रहा है, यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया। फ्रेंड्स, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं।
क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। पिछले वर्ष यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए यानी 8 ट्रिलियन श्रीलंका रुपए और 1 ट्रिलियन मॉरिशस रुपए से जुड़ा है, ज्यादा है। जेम ट्रिनिटी यानी बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन के माध्यम से हम लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिस्टम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपए यानी $400 बिलियन से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जा चुके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या राम मंदिर दौरे पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा वे इस बात से हैरान नहीं हैं कि वो रंग बदलने में बड़े बड़े माहिर गिरगिटों को पीछे छोड़ देंगे। क्या उनके विचार वही हैं जो उस इंडिया गठबंधन के हैं जिसका वो हिस्सा है? वो गठबंधन जो सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से करता है और वो गठबंधन जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए साजिश कर रहा है, उस विचार को दरकिनार करके और रामलला के दर्शन करने कैसे पहुंच गए? तो फिर जब मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, तो पहले तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमसे। फिर पता चला कि नहीं, वो सही में गए हैं। तो फिर मुझे खूब हंसी आई और मुझे अभी जो ऑडियो आप सबको सुनाई गई, वो ऑडियो बार बार मेरे कान में गूंज रहा था। मैं इस बात से हैरान नहीं हूं कि रंग बदलने में वो बड़े बड़े माहिर गिरगिटों को भी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहा है कि वो जिस इंडी अलायंस के सदस्य हैं, वो इंडी अलायंस, उस अलायंस के लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म की तुलना वो बीमारी से करते हैं। सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने का अर्थ कि राम, कृष्ण, मां दुर्गा, ये सब जो देवस्थान हैं, महर्षि वाल्मीकि भगवान, रविदास भगवान, ये इन लोगों को नहीं मानने की बातें हमेशा से वो अलायंस कर रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी सदस्य हैं। अब वो वाला सही है जिसमें वो इस अलायंस के साथ बने हुए हैं, जो सनातन को नष्ट करने के लिए साजिश भी कर रहा है और सनातन को गालियां भी देता है, रामकृष्ण भगवान को गालियां भी देता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वाला अरविंद केजरीवाल का चेहरा असली है या ये वाला चेहरा असली है, या जो थोड़े दिन पहले उन्होंने ये ऑडियो जो अभी आपको हमारे बीजेपी प्रदेश ने सुनाया कि उनकी नानी कहा करती थी कि मस्जिद को तोड़ के राम नहीं आ सकते, तो राम नहीं आ सकते तो दर्शन किसका करने गए थे? या फिर एक भाव हमारे अंदर और उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ऐसा समझते हैं कि इस देश के लोगों को जब चाहेंगे तब भ्रमित करके वो अपना चेहरा चमका सकते हैं? मैं निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को ये जरूर याद दिलाऊंगा कि जिस व्यक्ति ने छुपे नहीं प्रत्यक्ष रूप में सत्य सनातन धर्म की और राम मंदिर की, जहां रामलला विराजमान हुए हैं, उस स्थली का बहुत अनादर कर चुके हैं और उनके उन संवादों से, उनके स्टेटमेंट से राम भक्तों को बड़ी तकलीफ पहुंची। वहां वो किस मुंह से गए,
इसको देखना बहुत आवश्यक है। और हम एक बार फिर से अपनी बात को समापन करते हुए कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि अरविंद केजरीवाल जी, राम पहचान लेते हैं उनको जो राम के होते हैं। इसलिए आप दुनिया को धोखा दे सकते हो अरविंद केजरीवाल जी, आप राम को धोखा देने की सोचना मत। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ममता बनर्जी टीएमसी गुंडों को संरक्षण दे रही हैं। उन्होंने कहा, ममता हिंदुओं के नरसंहार के लिए जानी जाती हैं। वो अपने गुट के पुरुषों को महिलाओं से अभद्रता करने की अनुमति दे रही हैं और ममता राजनीतिक फायदे के लिए जातियों की गरिमा का सौदा कर रही हैं। वक्तव्य को आप जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है, ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है? ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे। संगम नगरी प्रयागराज में लगे देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में एक ऐसा पंडाल भी सजा हुआ है जहां पर धर्म, जाति, उम्र और आयु के लोग एक साथ बैठकर क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। खास बात यह है कि देश के कई राज्यों से लोग तो आए हुए हैं, साथ ही साथ विदेशी श्रद्धालु भी भारी संख्या में मौजूद हैं। 54 दिनों तक चलने वाले धार्मिक मेले माघ मेले में देश विदेश के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पहुंच रहे हैं। इस क्रिया में योगा आश्रम का शिविर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्रिया योग आश्रम के संस्थापक योगी सत्यम महाराज की बात माने तो उनका कहना है वो 1992 से लगातार क्रिया योग का अभ्यास करते हुए आ रहे हैं। क्रिया योग आश्रम में कई विदेशी ऐसे भी हैं जो 2 दशक से यहाँ रहते हैं और इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। क्रिया योग शिविर में पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों के लोग हैं और यहाँ करके लोग अनुभव करते हैं कि सच्ची मानवता क्या है। यहाँ दूरी की शून्य होती है।
क्रिया योग ध्यान करने के बाद जो धर्म के नाम पर हम अपने को बांटा हुआ पाते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, ये सब चीज़ें, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज़ हैं, ये सब चीज़ खत्म हो जाती है। फिर पता चलता नहीं हम सब ईश्वर की संतान हैं। ये भी खत्म हो जाता है कि हम भारत के हैं, कि पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, कि अमेरिका के हैं। यहाँ जितने लोग भाग ले रहे हैं सब यही मानते हैं पूरा वसुधा, पूरा ब्रह्मांड एक घर है। इस आश्रम में, इस कैंप में कोई जाति भेद का भेद नहीं है कि हम फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, हिंदू है कि मुस्लिम है, ठाकुर है कि ब्राह्मण है कि क्या है, बैकवर्ड, ये सब कुछ भी नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर तो बहुत से देशों से आए हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, चाइना, ये सब से फिलीपाइंस और अफ्रीका, पूरे माघ मेले तक जर्मनी, रहेंगे। ये सब पूरे माघ मेले तक रहेंगी। और ढेर सारे लोग तो पूरे वर्ष भर रहते हैं यहाँ पर। अमेरिका, कनाडा, आज के जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, ये यहाँ पूरे वर्ष भर रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो एक मानवता की झगड़ा है, जो लड़ाई झगड़ा चल इस कारण कि अपने पराये का भेदभाव, क्रिया ध्यान करने से सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता नहीं कोई पराया है। संगम की रेती पर देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है और इस बार भी एक पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वो पंडाल है क्रिया योग आश्रम का शिविर, जहां पर सभी धर्मों के लोग या फिर देश और विदेश से आए हुए लोग एक साथ बैठ करके क्रिया योग करते हैं। हम वहीं मौजूद हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पर क्रिया योग आश्रम के जो महंत हैं योगी सत्य महाराज, वो यहाँ पर हर रोज़ सुबह और शाम यहाँ बैठ करके क्रिया योग के बारे में बताते हैं। और अगर हम इधर की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इधर भी आपको जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देश के कोने कोने से आए हुए लोग, विदेश से कोने कोने आए हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप ठीक हमारे सामने भी देख सकते हैं कि ये विदेशी लोग हैं जो लीन हैं, क्रिया योग में लीन हैं। और इस पंडाल में आपको अलग अलग धर्मों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनकी भाषाएं अलग हैं, रहन सहन अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही पंडाल के नीचे यहाँ पर क्रिया योग की जो चीज़ें हैं, जो बारीकियां हैं, आखिर क्यों ज़रूरी होता है क्रिया योग, उसके महत्व को समझ रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि बच्चे भी यहाँ पर क्रिया योग कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और हर उम्र की बात करें तो यहाँ पर इसी तरह जो शिविर है वो यहाँ पर भरा रहता है, विदेशियों से भरा रहता है। और ये कहा जाए कि ये एकमात्र ऐसा शिविर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी समुदाय के लोग आते हैं, क्रिया योग का ध्यान करते हैं और फिर ये जब अपने मुल्क लौटते हैं, वापस जाते हैं, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जो वो यहाँ रहते हैं। नहीं तो जो लोग माघ मेला ख़त्म होने के बाद अपने मुल्क को लौटते हैं तो वो लोग वहाँ जा कर के भी क्रिया योग का जो पाठ है या अध्ययन है वो ज़रूर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ख़ास तरीके का जो पंडाल है वो माघ मेले शिविर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ एक ही पंडाल में हर तरह के जो लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठ के क्रिया योग का ध्यान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर विदा, लाइव टुडे, प्रयागराज। सीतापुर के महमूदाबाद के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने मां संकटा देवी मंदिर में चल रही श्री राम कथा एवं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और कथा में सम्मिलित हुए, पूजा अर्चना की। वहीं कथा के आयोजक रमेश बाजपेयी ने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भव्य स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने भाषण में कहा था कि नानी जी ने कहा है कि जो मस्जिद पे मंदिर बनाई गई वहाँ कभी मत जाना बेटा, वहाँ अस्पताल बनवा देना। तो अब वो अस्पताल बनवाने आए हैं कि रामलला का दर्शन करने आए, तो वही बताएंगे। राम जी का दर्शन कोई करे, ये सबको अधिकार है, राम सबके हैं। लेकिन राम जी के बारे में अनर्गल व्यक्ति को जो अनर्गल प्रलाप किया उसकी सार्वजनिक माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए पहले जी। दर्शन से पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी।
अब दर्शन कर चुके, अब तो माफी मांग लें कि उन्होंने गलत कहा था, ये मंदिर ही था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।